उषा जी को गुजरे आज 20 दिन हो चुके थे। 13वीं के बाद रिश्ते नातेदारों की भीड़ भी छट चुकी थी। घर में अब उनकी बड़ी बहू सीमा, छोटी बहू निशा और दोनों बेटियां शिवानी और भावना के अलावा बुजुर्गों के नाम पर उनकी चाची सास, बुआ सास थी। सीमा की पिछले 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस दिन सुबह सुबह बुआ जी अपने भाई राम नारायण से बोली, भाई जाने वाले तो जा चुके, कब तक उनका शोक मनाओगे? जाने वाली आत्मा को दुखी ना करो। चाची जी भी कहने लगी, भैया अब आप भी समय रहते हमारे होते हुए ही दीदी की धरोहर सबको बांट दीजिए। बुआ जी ने इस बात पर थोड़ा और जोर डालते हुए कहा, सुलोचना ठीक कह रही है। फिर अब हमें भी तो अपने अपने घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप भाभी की तिजोरी की धरोहर खुद ही सब में बांट दे। ये बात जैसे ही सीमा के कानों तक पहुंची, वो तुरंत उठकर आई और कहने लगी, क्या जल्दी है? बाबूजी कहाँ भागे जा रहे हैं? जो भी करना है हम बाद में आराम से कर लेंगे। पर बुआ जी के आगे उसकी एक न चली और वो हारी हुई सी बस निशा का चेहरा देखती रह गई। दोपहर खाने के बाद का वक्त निश्चित किया गया बंटवारे के लिए। उस दिन तो जैसे किसी को भूख ही नहीं लगी थी। सब जल्दी से खाना निपटाकर हॉल में पहुंच गए। उनके दोनों सुपुत्र और दामाद भी पधार चुके थे। पंडित पंडिताइन भी मौजूद थी। सबकी निगाहें तिजोरी पर ही टिकी हुई थी। बहू सीमा ने बाबूजी को चाबियां सौंपी। तिजोरी खोल सारा सामान निकाल मेज पर यूं सजाया गया मानो दुल्हन का दहेज हो। उनकी 21 साड़ियां, एक चांदी की पायल, एक अंगूठी और कुछ रुपए देकर पंडित जी को खुशी खुशी विदा किया गया। फिर शुरू हुआ बंटवारा। अचानक बुआ जी चिल्लाई, अरे भाभी का वो डायमंड का सेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? सबकी आंखें सीमा की ओर थी। उसने बड़े बेमन से तिजोरी की लॉकर की चाबी अपने कमरे से लाकर दी। धीरे से वो निशा से बोली, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों के रहते लॉकर खुले। अब देखना, सबसे अच्छे आभूषण ये दोनों पहले ही ले लेंगी। लॉकर खोल सारे आभूषण निकाले गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बुआ जी तुरंत बोली, भैया इस बार भाभी ने रक्षाबंधन पर मुझे डायमंड सेट दिलाने का वादा किया था। अब तो वो रही नहीं, तो क्या उनकी ये निशानी, उनका ये छोटा सा डायमंड सेट मैं रख लूं? मुझे इसी से संतोष हो जाएगा। साथ ही भाभी की नजदीकी का एहसास भी होता रहेगा। सीमा निशा से बोली, देखा मुझे इसी बात का डर था कि बुआ जी ये सेट किसी भी बहाने से हड़प लेंगी, इसलिए मैं तिजोरी नहीं खुलने देना चाहती थी। इधर बुआ जी ने फिर से पूछा, भैया क्या सोच रहे हो? भाभी की छोटी सी निशानी ही तो मांग रही हूँ। राम नारायण जी ने बुआ जी को वो सेट दे दिया। चाची जी वो जड़ाऊ सेट देखकर बोली, भैया भाभी का ये सेट मुझे उनके आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर दीजिए। ये सेट भाभी की याद स्वरूप हमेशा मेरे साथ रहेगा। सो वो चाची जी के हिस्से आ गया। बाकी चीजें भी एक एक करके बढ़ गई। अंत में उषा जी की शादी की साड़ी की बारी आई। सभी एक स्वर में बोले, पिताजी उर्मिला ने बड़े ही दिल से माँ जी की सेवा की थी, क्यों ना ये साड़ी हम उसे दे दें, उसके बहुत काम आएगी उसकी बेटी की शादी में। सो उर्मिला को बुलवाया गया और वो साड़ी सप्रेम भेंट की गई। सभी बंटवारे के बाद संतुष्ट थे। अगले दिन उर्मिला ने आकर उस साड़ी के साथ एक खत राम नारायण जी को थमाया। वो खत उसे उस साड़ी में सहेज कर रखा हुआ मिला था। बाबूजी ने खत खोलकर पढ़ा। एक बार फिर से सबको बुलावा भेजा गया। बाबूजी ने कहा, मुझे साड़ी में से मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा बयां करता हुआ एक खत मिला है और वो पूरी करने के लिए तुम सबका यहाँ होना जरूरी है। उषा जी ने खत में लिखा था, मैंने कन्या अनाथालय में 10 लड़कियों को गोद ले रखा है। उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी वो सब लड़कियां जहाँ जहाँ पढ़ रही हैं, इन सब का ब्यौरा मेरे बैंक लॉकर में लिख कर रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे जेवरात बेचकर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे उन लड़कियों की पढ़ाई का और शादी का खर्च उठाया जाए। साथ ही उस ट्रस्ट में मेरी प्यारी ननद देवरानी, दोनों बेटे और दोनों बेटियां 1-1 लाख का योगदान करें। बाकी का खर्च मेरे पति उठा लेंगे।
मेरे बाद मेरी शादी की ये साड़ी उर्मिला को दे दी जाए और इसमें उर्मिला के नाम का खत भी है जो उसे दिया जाए। राम नारायण जी बोले, आप लोगों को पैसे देने के लिए मैं नहीं कहता, पर मेरी पत्नी की धरोहर तो लौटानी ही पड़ेगी, उस पर आपका कोई हक नहीं है। सबने बेमन से सब कुछ लौटाया और उस बदनसीब साड़ी की ओर देखते रहे। सब सोच रहे थे कि जब उन्होंने करोड़ों के जेवर अनाथ लड़कियों को दे दिए तो फिर उर्मिला को सिर्फ एक पुरानी साड़ी क्यों। अब उन्होंने ये उर्मिला के नाम खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय उर्मिला, तुमने बड़े ही दिल से मेरी सेवा की है। मेरी शादी की साड़ी मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। ये साड़ी लेकर तुम मेरे मायके जाना। मेरा भाई जो कि एक कुशल जौहरी है, वो इस साड़ी में लगे सोने और चांदी के तार और छोटे बड़े 100 मानिक निकाल कर तुम्हें देगा। फिर उन्हें बेच तुम अपने बेटे की पढ़ाई की फीस भरना और अपनी बेटी की शादी करना। पढ़ते हुए बाबूजी ने खत के साथ वो साड़ी उर्मिला को दे दी। सभी उसकी ओर देख यही सोच रहे थे कि किस घड़ी में उन्होंने वो साड़ी एक पुरानी बदनसीब निशानी समझकर काम वाली को दे दी थी। काश रख ही ली होती। उर्मिला के जाने के बाद रामनारायण जी ने सब जेवर इकट्ठा किए और ट्रस्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि उनको पहले से ही आशा थी। सभी ने कोई न कोई बहाना देकर अपना अपना योगदान देने से इनकार कर दिया। सीमा के कमरे में सब शाम को बैठ उस बदनसीब साड़ी को कोस रहे थे। चाय बनी तो थी, पर किसी के गले से उतर नहीं रही थी। आज किसी को भूख नहीं लगी थी, सो रात का खाना रामनारायण जी के कमरे में ही पहुंचा दिया गया। दोस्तों, किसी के गुजर जाने के बाद उसके कपड़े मनहूस हो जाते हैं, उन्हें दान कर दिया जाता है, तो फिर उनकी कीमती चीजों पर सबकी नजर क्यों रहती है? क्यों वो जेवर, पैसा, मकान आदि मनहूस नहीं बन जाते? क्यों हम उन्हें भी दान नहीं कर देते? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।